नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में प्रयोगवाद के अंतर्गत अन्य कवि एवं उनकी रचनाओं को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं जो कि निम्नलिखित हैं। अब एक तरफ आप देख पा रहे हैं कवि और दूसरी तरफ उनके काव्य संग्रह। और बात करें कवि की तो प्रयोगवाद के अन्य कवियों में जो पहला नाम आता है वो रामविलास शर्मा जी का है और इनके काव्य संग्रह, जिनमें पहला काव्य संग्रह है रूप तरंग 1956 ईस्वी में उन्होंने लिखा है। दूसरा है सदियों के सोए जाग उठे 1988 में और तीसरा है बुद्ध बैराग तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 में। अब इन सभी काव्य संग्रह को कैसे दिमाग में बैठाएं, तो इसका एक क्लू बनाना पड़ेगा और क्लू हम लोग बनाएंगे रामविलास से, है ना। रामविलास शर्मा से हम लोग केवल रामविलास लेते हैं, ठीक है ना। अब राम में विलास कौन करेगा, बोले रूप तरंग की कविताएं राम में विलास करती हैं, ठीक है ना। तो एक क्लू आपका बन गया। और कितनी, बोले 5-6, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या हुआ, बोले कि राम में क्या, बोले रूप तरंग की 5-6 कविताएं विलास करती हैं। तो 5-6 का मतलब 56, 5-6 5-6 5-6, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि राम में विलास करती हैं कितनी, बोले रूप तरंग की 5-6 कविताएं। 5-6 का मतलब हो गया 56, ठीक है ना। और रूप तरंग का मतलब हो गया, रूप तरंग इनका काव्य संग्रह हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि सदियों के सोए जाग उठे कितने, बोले 88 वर्ष के लोग भी क्या करते हैं, बोले कि 88 वर्ष 88 वर्ष के व्यक्ति भी क्या होते हैं कि राम में विलास करके क्या होते हैं, जो सदियों से सोए हुए थे वो भी जाग उठे हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या कि बोल रहे हैं कि सदियों से सोए हुए व्यक्ति राम में विलास करके क्या करते हैं, जाग उठे, जाग उठे। सदियों के सोए जाग उठे किस में, बोले राम में विलास करके। कौन, बोले 88 वर्ष के लोग, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। 88 में लिखा गया ये काव्य संग्रह है। आगे आप देख पा रहे हैं कि रामविलास शर्मा की बात करें तो राम में विलास करके कौन, बोले राम में विलास करके बुद्ध क्या हो गए थे, इनमें बैराग हो गए थे, है ना। और प्रारंभिक कविताएं इन्होंने कितनी, 57 प्रारंभिक कविताएं लिख दी। तो मोटी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इतना ही नहीं, क्या हुआ कि राम में विलास करके कौन, बोले बुद्ध बैराग हो गए और उन्होंने धड़ाधड़ क्या किया, 97 कविताएं लिखी। तो ऐसे क्लू बनाइएगा और निश्चित रूप से आपको याद करने में बहुत सुविधा होगी। क्या कि बोले सर राम में विलास करके रूप तरंग की 56 कविताएं, राम में विलास करती हैं रूप तरंग की 56 कविताएं, है ना। या राम में कितनी विलास, बोले रूप तरंग की 5-6 कविताएं विलास करती हैं। जैसे भी दिमाग में बैठे तो राम में विलास करती हैं, राम में विलास करती हैं कितनी, बोले रूप तरंग की 5-6 कविताएं। सदियों के सोए हुए व्यक्ति क्या हो गए, जो 88 वर्ष के थे वो भी क्या हो गए, राम में विलास करके जग गए। और क्या हो गया, इतना ही नहीं, बुद्ध क्या हुए, राम में विलास करके क्या हो गए, बैराग, बुद्ध में बैराग हो गया राम में विलास करके और उन्होंने धड़ाधड़ क्या किया, 97 प्रारंभिक कविताएं लिखी, ठीक है। चलिए अब आगे जो अगले बात करें कवि हैं प्रभाकर माचवे जी। और प्रभाकर माचवे जी की बात करें तो पहला काव्य संग्रह इनका है मेपल, दूसरा है स्वप्नभंग और तीसरा है अनुक्षण। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे करिए प्रभा, प्रभाकर जी को हम लोग हमेशा प्रभा ही कहते हैं, तो आप इनको दिमाग में रखिएगा प्रभा। अब प्रभा मेपल, मेपल तो पल को उल्टा कर दीजिएगा पल में, ठीक है ना। इसको मेपल को कर लीजिएगा पल में, पल फार मेपल हो जाएगा। पल में क्या करते हैं, स्वप्न भंग हो गया और स्वप्न भंग का अनुक्षण करते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कोई प्रभा है, ठीक है ना। अब प्रभा क्या कर रही है, पल में क्या कर रही है, स्वप्न भंग का क्या कर रही है, अनुक्षण कर रही है। तो दिमाग में रखिएगा प्रभा क्या कर रही हैं, बोले प्रभा पल में स्वप्न भंग का अनुक्षण करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रभा फार प्रभाकर माचवे, पल में भार, पल में तो इसको कर लीजिएगा मेपल। स्वप्न भंग का स्वप्न भंग हो गया, अनुक्षण करती है तो हो जाएगा अनुक्षण, ठीक है ना। तो मेपल, स्वप्न भंग और अनुक्षण ऐसा कर लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि प्रभा में क्या होता है, मेपल होता है, प्रभा में क्या है, स्वप्न भंग करने की क्षमता होती है, और प्रभा में क्या होता है, अनुक्षण होता है, अनुक्षण, ठीक है। जैसे भी दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगले कवि हैं नेमचंद्र जैन जी और इनका पहला काव्य संग्रह है अचानक हम फिर और दूसरा है एकांत। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो यहाँ से क्लू बनाइए कि नेमचंद्र, है ना। अब नेमचंद्र से क्या हुआ, अचानक हम फिर एकांत में मिले, ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि नेमचंद्र से
अचानक हम फिर एकांत में मिले। ठीक है ना, कोई व्यक्ति है जो नेमचंद से कभी काल मिला रहा होगा और फिर कह रहा कि नेमचंद से अचानक फिर हम एकांत में मिल गए। ठीक है ना, मिलना नहीं चाहिए था तो मिले, ये कर लीजिएगा। और दूसरा आप ये क्लू बना लीजिएगा कि नेमचंद क्या करते हैं, अचानक फिर एक नई कविता कर देते हैं, है ना। कोई नेमचंद्र है, वो अचानक फिर एक नई कविता कर दिए, और क्या है, एकांत में नई कविता कौन, नेमचंद करते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। तो मोटा माटी ये सब क्लू का सहायता आप ले सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, अगले बड़े प्रसिद्ध कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, और तार सप्तक में भी बड़े प्रसिद्ध भूमिका उन्होंने निभाई है। बात करें इनका पहला काव्य संग्रह, आप देख पा रहे हैं मंजीर 1941 में, दूसरा है नाश और निर्माण 1946 में, तीसरा है धूप के धान, चौथा है शिला पंख चमकीले, पांचवा है छाया मत छूना, और छठा है भीतरी नदी की यात्रा 1975 में, सातवां अभी कुछ और आठवां साक्षी रहे वर्तमान, और नौवां है पृथ्वी कल्प। अब इन सभी काव्य संग्रह को कैसे दिमाग में बैठाया जाए कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, तो मोटा माटी एक क्लू बनाना पड़ेगा ताकि परीक्षा के समय आपको आपके दिमाग में बैठा रहे और प्रश्न अगर बने तो आप सही करके आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्लू बनाएंगे गिरजा। अब गिरजा गिरजा गिर जाता है, दिमाग में रखिए, गिर जाता है गिरजा। अब गिरजा क्या, मंजीर 1941 है ना, तो मंजीर को आप कर लीजिएगा कि मंजिल, क्या करिए, मंजिल 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 को मंजिल कर लीजिए। अब मंजिल क्या है भैया, 4 फ्लोर की एक मंजिल क्या हो जाती है, गिर जाती है। दिमाग में रखिए, गिरी, गिर गई, गिर जा, गिर गया, गिरा 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 गिरा, क्या गिरा, बोले सर गिर जा, है ना। मंजिल क्या, 4 फ्लोर की एक मंजिल थी, 4 फार 4 1 फार 1 41। ठीक है ना, तो मंजिल यानी कि मंजिल, मंजिल क्या हो जाती है, गिर गई। कितनी, 4 फ्लोर की एक मंजिल गिर गई। और क्या हुआ, नाश और निर्माण, कह रहे कि नाश हुआ, नाश में क्या हो जाता है, निर्माण भी गिर जाता है ना। अगर कहीं नाश हुआ, विनाश हुआ, तो जो भी निर्माण होता है वो गिर जाता है। ठीक है ना, कितने, बोले 4-6 निर्माण जो थे वो गिर गए, 4-6 मतलब 46। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि एक तो मंजिल गिर गई जो 4 फ्लोर की थी, एक नाश से निर्माण गिर गया, कितना, 4-6 निर्माण गिर गया। ठीक है ना, और क्या गिरता है, बोले धूप के धान, धूप के धान भी गिर गए, है ना। धूप के धान थे, धूप नहीं हुआ तो गिर गए धान, है ना। शिला पंख, शिला पंख, पंख चमकीले थे, शिला में टकरा के टूट गए और गिर गए, तो शिला से टकरा करके चमकीले पंख गिर गए। शिला से टकरा कर, शिला पंख चमकीले है ना, तो शिला से टकरा करके चमकीले पंख गिर गए। आगे क्या हो गया, बोले छाया मत छूना, है ना। अब देखिए छाया, छाया में क्या हो गया, कोई व्यक्ति छाया को छू दिया तो फिसल के गिर गया, तो छाया से, छाया को छू करके कोई व्यक्ति गिर गया, छाया मत छूना नहीं गिर जाओगे। अब भीतरी नदी में, भीतरी नदी की यात्रा कर रहा था कोई व्यक्ति, भीतरी नदी में गिर गया, तो भीतरी नदी की यात्रा में गिर गए, गिरा, गिर जा गिर जा गिर जा। ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और आगे अभी कुछ और, कह रहे हैं अभी और कुछ जगह ऐसे मिलेंगी जहां पर व्यक्ति गिर जाएगा, गिरेगा गिरेगा। ठीक है ना, और साक्षी रहे वर्तमान, है ना, जो साक्षी रहे वो वर्तमान समय में गिर गए गिर गए गिर गए। ठीक है ना, और पृथ्वी कल्प, पृथ्वी कल्प पर ढेर सारे लोग गिर गए, गिर जा गिर जा। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और एक क्लू आप ये भी बना सकते हैं कि गिर जाओ, कहाँ पर गिर जाओ, ईश्वर के चरणों में गिर जाओ, गिर जाओ, कहाँ गिरो, बोले भैया मंजीर, है ना, मंजीर मंजीर मंजीर, देखो मंजीर किसा, ईश्वर के मंजीर पर गिर जाओ। नाश और निर्माण हो तो तुरंत ईश्वर के कदमों में गिर जाओ। ठीक है ना, धूप के धान देखो तो ईश्वर के कदमों में गिर जाओ। शिलापंख कितने भी चमकीले क्यों ना हो लेकिन ईश्वर के चरणों में गिर जाओ। ठीक है ना, और छाया मत छूना, ईश्वर के चरण में गिर जाओ। भीतरी नदी की यात्रा करनी हो तो गिर जाओ, और अभी कुछ और चाह रहे हो तो ईश्वर के चरणों में गिर जा, है ना। साक्षी रहे वर्तमान, गिर जाओ, और पृथ्वी कल्प में गिर जाओ। ठीक है ना, तो दोनों में से जो भी क्लू आपके समझ में ज़्यादा आए उसका प्रयोग आप करिएगा और रचना बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, एक बार फिर देखिए कौन, बोले मंजिल, यानी कि मंजिल क्या है, 4 मंजिला एक थी, गिर गई। नाश से क्या हो गया, निर्माण, 4-6 निर्माण गिर गए। धूप के धान भी क्या हो गए, गिर गए। शिला पंख, शिला से टकरा कर चमकीले पंख गिर गए। छाया मत छूना, छाया को छूने से गिर गए कुछ लोग। भीतरी नदी की यात्रा करने वाले गिर गए, और अभी कुछ और भी लोग हैं जो गिर जाएंगे, है ना। कह रहे कि जो उस समय साक्षी रहे वर्तमान में गिर गए, और पृथ्वी कल्प वाले भी लोग गिर गए। तो ऐसे गिरजा फार गिरजा कुमार माथुर दिमाग में रखिएगा, और आसानी से इन सभी रचनाओं को याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अगले कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। इनका पहला काव्य संग्रह है छब के बंधन, दूसरा है जागते रहो, तीसरा है मुक्ति मार्ग, चौथा है ओ अप्रस्तुत मन,
पांचवा है कागज के फूल, छठा है एक उठा हुआ हाथ, और सातवां है उतना वह सूरज है, और आठवां है अनुपस्थित लोग। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए कि आसानी से याद हो जाए? तो देखिए, भारत भूषण अग्रवाल जी की बात करें तो क्या है, आपने देखा, यहाँ से ले लीजिएगा भारत का भूषण। अब भारत का भूषण क्या है? देखिए, छवि के बंधन ही भारत के भूषण है ना। भारत की छवि जो है वो अपने आप में सबको बांधने वाली होती है, बांध लेती है। तो यही क्लू निकालिएगा कि छवि के बंधन ही क्या है, भारत के भूषण है। तो छवि के बंधन भारत भूषण, छवि बंधन भारत भूषण। और जागते रहो, कौन? आप सभी, सब लोग जागते रहो, क्योंकि हम लोग क्या है, भारत के भूषण है ना। अगर भारत का भूषण बनना है तो जागते रहो। भारत का भूषण मतलब आप अच्छे पद पर सुशोभित हो जाइए, जागते रहो मतलब पढ़ते रहो, लक्ष्य में लगे रहो। मुक्ति मार्ग है ना, मुक्ति मार्ग प्राप्त करके क्या करो, भारत का भूषण बनो। भारत का भूषण बनो भैया कैसे? बोले मुक्ति मार्ग प्राप्त करके भारत का भूषण बनो। मुक्ति मार्ग मतलब जो भी आपका मार्ग है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए और भारत के भूषण बनिए, भारत का श्रृंगार बनिए, भारत की शोभा को बढ़ाइए। ठीक है ना। ओ आप प्रस्तुत मन, ओ माने अरे आप प्रस्तुत मन वाले, जिनका मन प्रस्तुत नहीं है, वो भी क्या करो, भारत भूषण बनने का प्रयास करो, भारत भूषण बनने का प्रयास करो। कागज के फूल से भी क्या करो, भारत के भूषण बनाओ, है ना। भारत की सुंदरता बनाओ, भारत की शोभा बनाओ। कागज के फूल का मतलब कापी किताब पुस्तक में पढ़िए खूब, ठीक है ना, और भारत के भूषण बनाइए। एक उठा हुआ हाथ, ठीक है ना। देखिए, एक एक हाथ क्या है, भारत के भूषण बनने के लिए उठा हुआ है। एक एक हाथ उठा हुआ है, किसके लिए? बोले भारत भूषण बनने के लिए उठा हुआ है, मतलब तैयार है। आगे है, उतना वह सूरज है जितना भारत भूषण है, और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो उतना वह सूरज है जितना भारत भूषण है, जितना भारत भूषण है उतना वह सूरज है। और अनुपस्थित लोग, जो लोग नहीं आए हैं, अनुपस्थित हैं, वो भी क्या करें, भारत भूषण बनने का प्रयास करें, भारत के भूषण बनने की कोशिश करें। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि भारत भूषण में, भारत में क्या है ना, भारत का भूषण क्या है, छवि। भारत की छवि ही छवि बंधन, भारत का छवि के बंधन क्या है, भारत के भूषण है। जागते रहो, भारत के भूषण हो आप, है ना। मुक्त का मार्ग प्राप्त करके भारत के भूषण बनो। ओ आप प्रस्तुत मन वाले व्यक्ति भी भारत भूषण बनने की कोशिश करो, और कागज के फूल से भारत के भूषण बनाओ, और एक एक उठा हुआ हाथ भारत का भूषण बनने का संकल्प ले, और उतना वह सूरज है जितना भारत भूषण है। अनुपस्थित लोग भी क्या करें, भारत के भूषण बनने की कोशिश करें, भारत के भूषण बनने के प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं जो कवि हैं शकुंत माथुर। और बात करें शकुंत माथुर जी की तो इनका काव्य संग्रह है चांदनी चूरन, अभी और कुछ लहर नहीं टूटेगी। ठीक है ना। अब देखिए शाकुंत की बात करें तो शाकुंत है ना, क्या है, चांदनी की चूनर पहन के आई है शाकुंत माथुर, है ना। अभी और कुछ लोग आएंगे, है ना। अब लहर नहीं टूट रही है, क्या? अब देखिए कोई एक इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे एक कल्पना करते हैं कि कोई शकुंत माथुर है ना, बड़ी क्या कर रही है, चांदनी की चूनर पहन करके आई है, तो अभी कुछ और लोग आएंगे। ढेर सारे लोग आ गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कुछ और लोग अभी आएंगे, है ना। और उनके आने वालों की लहर नहीं टूटती है, लहर नहीं टूट रही है। ढेर सारे लोग आ रहे हैं कि शकुंत को चले देखें कि चांदनी की चूनर कैसे पहनी हुई है। ठीक है ना। तो ऐसे मोटा मोटा क्लू बनाइएगा। और ये भी आप बना सकते हो कि शकुंत माथुर चांदनी की चूनर पसंद है ना। अभी और कुछ उसको चाहिए, अभी और कुछ चाहिए, लहर नहीं टूटेगी, किसकी? शकुंत माथुर की। तो ऐसे दिमाग में मोटा माटी बनाइएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, हो सकता है कि आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए आगे हैं हरिनारायण व्यास जी, और इनका पहला काव्य संग्रह है मृग तृष्णा, दूसरा है त्रिकोण पर सूर्योदय, और तीसरा है बरगद के चिकने पत्ते। अब कैसे दिमाग में बैठाएं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे हरिनारायण व्यास को, आप लोग समझ लीजिएगा। हरिनारायण आप जान रहे हैं, हरि और नारायण कौन है? वही विष्णु जी। अब विष्णु जी जब धरती पर अवतार लेते हैं तो राम जी के रूप में लेते हैं। और एक कहानी आप जान रहे हैं कि मृग तृष्णा वाली, है ना। तृष्णा माने जानते हैं कि इच्छा होता है, तो मृग और तृष्णा की कहानी आप जानते हैं कि मृग की तृष्णा, है ना, मृग पाने की इच्छा इनको होती है, और उसके बाद सीता जी का हरण होता है। इसके बाद पूरा देखे हैं रामायण होता है। ठीक है ना। तो वही क्लू आप दिमाग में रखिएगा कि हरिनारायण, हरि और नारायण, हरि नारायण को क्या होता है, मृग की तृष्णा होती है, यानी मृग पाने की इच्छा होती है। और मृग क्या करता है, खूब तेजी के साथ भागता है। तो यहाँ पे इमेजिन करिए, है ना, एक काल्पनिक कहानी बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो मृग की तृष्णा हुई, इच्छा हुई, तो उन्होंने मृग को खदेड़ा होगा, दौड़ाया होगा। अब मृग भागेगा, कहाँ भागा? बोले त्रिकोण पर जाकर के, एक त्रिकोण रास्ता कोई रहा, वहाँ पर पहुँचा, है ना। और मृग सूर्योदय था, बिल्कुल सूर्योदय था, तो त्रिकोण पर पहुँचा है।
और चिकने बरगद के नीचे, क्योंकि धूप बहुत तेज थी, सूर्योदय था, तो चिकने बरगद के नीचे रुका है। और राम जी वहीं पे जाकर के हरिनारायण जी क्या करते हैं, है ना, यही हरिनारायण जी अर्थात राम जी क्या करते हैं, उसे बाण से मारते हैं। तो एक कल्पना कर लीजिएगा कि मृग तृष्णा किसको हुई थी, हरिनारायण को। हरिनारायण कहाँ ले गए उसको, दौड़ा करके त्रिकोण पर ले गए और क्या किए, चिकने बरगद के चिकने पत्ते के नीचे उसको मारे थे। कौन, हरिनारायण। हरिनारायण फॉर हरिनारायण व्यास, ठीक है, ऐसी कल्पना कर लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। मृग की तृष्णा किसको हुई, बोले हरिनारायण को। त्रिकोण पर कहाँ ले गए, मृग को दौड़ा करके त्रिकोण पर ले गए, त्रिकोण पर जहाँ पर सूर्योदय था और बरगद के चिकने पत्ते के नीचे हरिनारायण ने क्या किया, मृग को मारा। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए आगे हैं रघुवीर सहाय, अगले कवि हैं। इनका काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए हैं 1982 में, कुछ पते और कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, एक समय था। ठीक है, अब देखिए कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो यहाँ से एक मोटा सा क्लू बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ले लेंगे रघुवीर को। अब देखिए रघुवीर क्या है, बोले सीढ़ियों पर धूप लेते हैं। क्यों, क्योंकि 60 वर्ष का व्यक्ति है। दिमाग में रखिएगा, कल्पना बनाइए कि रघुवीर क्या है, 60 वर्ष की उम्र में है, 60 वर्ष की उम्र इनकी हो चुकी है, 60 वर्ष के व्यक्ति हैं, तो सीढ़ियों पर धूप कौन लेता है, बोले रघुवीर, है ना। आत्महत्या के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे कौन, रघुवीर। कई बार, बोले 6-7 बार इन्होंने क्या किया कि आत्महत्या के विरुद्ध आवाज़ उठाया। तो आत्महत्या के विरुद्ध कौन, बोले रघुवीर। क्या करते हैं, 6-7 बार, 6-7 मतलब 67, ठीक है ना, आवाज़ उठाते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो, है ना, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कौन, 7-7, कौन, बोले पंच, पंच माने पूरे पंच, 7 पंच, 7-7 पंच हंसो, सब लोग हंसो, है ना। क्यों हंसो, क्योंकि, है ना, रघुवीर हैं। ठीक है, तो दिमाग में से रख लीजिएगा, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कैसे हंसो, बोले 7-7 हंसो, कौन हंसो, पूरे पंच हंसो, 7-7 पंच हंसो, यानी कि 75 में। ठीक है, लोग भूल गए, कब भूलेंगे, बोले 82 वर्ष की उम्र जब रघुवीर की हुई तो रघुवीर को लोग भूल गए रघुवीर को, 82 में भूले रघुवीर को। ठीक है ना, और ये दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं, इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आगे है कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, है ना, रघुवीर के नाम से आई हैं। कह रहे हैं कुछ पर पते हैं, कुछ पर चिट्ठियाँ हैं, किसके नाम, रघुवीर के नाम। कितनी होंगी, बोले 8-9 हैं। तो 8-9 कुछ पते की और कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर के नाम आई हैं। कितनी है, बता रहे हैं सर, 8-9 चिट्ठियाँ होंगी। 8-9 माने 89, ठीक है ना। और एक समय था किसका, बोले रघुवीर का। एक समय था जब इनका जलवा था। तो दिमाग में ऐसे मोटा माटी क्लू रखिए, क्या कि रघुवीर, है ना, सीढ़ियों पर धूप ले रहे हैं, 60 वर्ष के हो गए, आत्महत्या के विरुद्ध 6-7 बार इन्होंने आवाज़ उठाई, हंसो हंसो 7-7, कौन, बोले पूरा पंच हंसो, ठीक है ना। लोग रघुवीर को भूल गए, कब भूल गए, बोले 82 वर्ष की अवस्था में। कुछ पते और कुछ चिट्ठियाँ आई, कितनी, बोले 8-9 चिट्ठियाँ आई रघुवीर के नाम। और एक समय था किसका, रघुवीर का, कि जब लोग रघुवीर से डरते थे, क्योंकि रघुवीर का उस समय जलजला था, ठीक है ना, जलवा था। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं, अगले कवि हैं विजय देव नारायण शाही जी। इनकी रचना है साखी, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। दूसरी इनकी रचना है मछली घर, और तीसरा है संवाद तुमसे। ठीक है, कैसे दिमाग में रखें, तो यहाँ से एक क्लू बनाइए कि विजय देव, है ना, शाही, विजय देव शाही परिवार से हैं, दिमाग में रखिएगा। तो विजय देव शाही क्या कर रहे हैं, साखी के साथ मछली घर पर जाकर के क्या कर रहे हैं, तुमसे संवाद करते हैं। ठीक है ना, किसके लिए, कविता करने के लिए तुमसे संवाद करते हैं। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन, बोले विजय देव शाही परिवार से हैं, विजय देव शाही साखी के साथ मछली घर पर जाकर के संवाद करते हैं, तुमसे संवाद तुमसे करते हैं। ठीक है ना, या संवाद तुमसे करने के लिए आएंगे। जो कुछ भी होगा उसको बना लीजिएगा कि विजय देव, है ना, साखी के साथ मछली घर पर संवाद करने तुमसे आएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ बना लीजिए, आसानी से बैठ जाए। ठीक है, चलिए आगे हैं कुंवर नारायण जी की बात करें तो इनकी पहला काव्य संग्रह इनका है चक्रव्यूह 1956 में, दूसरा है परिवेश हम तुम 1961 में। ठीक है, और तीसरी इनका जो काव्य संग्रह है तीसरा, वो है आमने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, और अगला है इन दिनों 2002 में, और प्रबंध काव्य है आत्मजयी 1965 में, और दूसरा है बाज श्रवा के बहाने 2008 में। ठीक है, अब इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए। देखिए कुंवर नारायण, अब कुंवर नारायण को आप लोग जान ही रहे हैं,
एक हरि नारायण थे मित्र वाले और दूसरे कुंवर नारायण हैं। तो कुंवर कुंवर कवन चक्रव्यूह है ना, 5-6 चक्रव्यूह में फंसा था कुंवर। दिमाग में रखिएगा कुंवर नारायण, वो कुंवर की याद कर लीजिएगा। कौन कुंवर? अब मन्नू को याद कर लीजिए, चक्रव्यूह में फंस गया था है ना। तो कितना 5-6 चक्रव्यूह में फंस गया था, 7 महारथी उसे घेर लिए थे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि चक्रव्यूह में कौन फंसाया गया? कुंवर 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 फंसाया गया, नारायण का कुंवर, कुंवर नारायण, ठीक है, चक्रव्यूह में फंसा है। 5-6 परिवेश में हम तुम है ना, 61 ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब परिवेश में कौन था? हम तुम थे है ना, 61 थे और उधर 61 थे। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जब कुंवर चक्रव्यूह में फंस जाता है ना 5-6, तो क्या है, उस परिवेश में केवल हम और तुम हैं, ठीक है ना। एक कुंवर है, उसका उत्साह है, दिमाग में रख लीजिएगा। और उधर कितने हैं? बोले उधर 61 लोग हैं। अच्छा, दिमाग में रख लीजिएगा। अब अगली रचना है अपने सामने 1979 में, ठीक है ना। अपने सामने की बात करें तो कुंवर नारायण यानी कि कुंवर क्या करता है? अपने सामने देखता है, क्या देखता है? 7 नवे कवन है महारथी खड़े हुए, ठीक है ना। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। कौन? बिल्कुल तेरे नवे नवे है ना। अब इधर कोई दूसरा नहीं है और उधर कितने हैं? 93 हैं। उधर कितने हैं? ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, 61 लोग खड़े हुए हैं। और इन दिनों बस 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गया। कौन? कुंवर। इन दिनों 2-2 हाथ, 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गया, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया कुंवर नारायण, ठीक है। अब बात करें, आत्मजयी होता है ना 65 में, बिल्कुल 65 मिनट तक युद्ध करता है। इसके बाद क्या हो जाता है? आत्मजयी हो जाता है। और बाज श्रवा के बहाने क्या करते हैं? 2 से लेकर के 8 लोग उसको याद करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मोटा माटी क्लू हम लोग बनाएंगे कि कुंवर नारायण है ना, कुंवर नारायण चक्र में फंस गया है ना, 5-6 चक्र में। परिवेश में कौन था? बोला एक तो उसका उत्साह है और दूसरा वह है ना। और उधर कितने? उधर 61 लोग हैं। अब अपने सामने क्या देख रहा है कि 7 क्या हैं? नए 9 महारथी खड़े हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है, केवल तेरे नए जोश हैं। और इन दिनों क्या हो गया? बिल्कुल इन दिनों इतना घिरने के बाद भी वो 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध में आत्मजयी हो जाता है। और बाजसरवा के बहाने भी आजकल हम लोग उनको याद करते हैं। तो ऐसे मोटा माटी क्लू बनाइएगा और इन रचनाओं को याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे लगे हाथ हम लोग देखेंगे कि 78वीं कविता आंदोलन, ठीक है ना। अब 7वें दशक के आरंभ में क्या होता है कि 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। 7वें दशक यानी कि 70 के आसपास की बात है कि इलाहाबाद से क्या होता है? विद्रोही पीढ़ी के नाम से एक लेख प्रकाशित होता है। तो देखिएगा, वैसे भी जो कुछ भी किसी भी आंदोलन का अगर देखा जाए, खासतौर से पठन पाठन की बात आती है, तो इलाहाबाद से ही विद्रोही आंदोलन शुरू होता है। तो दिमाग में से रखिएगा, 7वें दशक में विद्रोही पीढ़ी के नाम से है ना, इलाहाबाद से एक क्या हो गया? काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं कि सन 1963 में क्या हुआ? जगदीश चतुर्वेदी के संपादन से 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया, ठीक है ना। अब देखिए उल्टे सीधे क्या हो गए? 63 लोग, क्या हो गए? 63 है ना। 63 में क्या हो गया? जगदीश चतुर्वेदी ने क्या किया? एक संपादन किया जिसमें 14 कवियों का काव्य संग्रह लिया और प्रारंभ शीर्षक से क्या किया? प्रकाशित किया, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। अभिनव काव्य ध्यान रखिएगा, दावा हुआ 63 में। क्या हुआ? अभिनव काव्य का दावा किया गया। अब प्रारंभ में संकलित जो 14 कवि हैं वो निम्न हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं। पहले कवि हैं जगदीश चतुर्वेदी, दूसरे हैं कैलाश बाजपेयी, तीसरे हैं नारायण धीर, चौथे हैं राजकमल चौधरी, 5वें हैं केशु, 6ठे हैं ममता अग्रवाल, 7वें हैं श्याम परमार, 8वें हैं विष्णुचंद्र शर्मा, 9वें हैं श्याम मोहन श्रीवास्तव, 10वें हैं मनमोहनी, 11वें हैं रमेश गौड़ और 12वें हैं राजीव सक्सेना, 13वें हैं स्नेहमयी चौधरी और 14वें हैं नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है ना। तो ये कवि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनकी संख्या जानिए कि प्रारंभ में कितने? बोले 14 कवि थे। और मोटा माटी देखेंगे तो जिनमें जितने भी कवि हैं सब ईश्वर के नाम हैं, है ना। कोई जगदीश, कोई कैलाश है, कोई नारायण है, कोई राजकमल है, कोई केशु, कोई ममता है, कोई श्याम है, कोई विष्णु है, कोई श्याम मोहन है, कोई मोहनी है, कोई रमेश गौड़ है, राजीव है, स्नेहमयी नर्मदा है, ठीक है ना। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। चले
अब आगे देखिए 63 में क्या हुआ, अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया और बस एक वर्ष बाद जगदीश चतुर्वेदी ने क्या किया 1964 में, ठीक है ना। वही जगदीश चतुर्वेदी जिन्होंने क्या किया 63 में दावा किया था, है ना। 64 में क्या किया, एक वर्ष बाद 1964 में उन्होंने क्या किया, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम दे दिया, ठीक है ना। इन्हीं की रमेश कुंतल मेघ और जो इंद्रनाथ मदान थे उन्होंने संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, एंट्री पोएट्री, यानी कि आ कविता नाम दे दिया, ठीक है ना। देखिए 63 में दावा किया गया था अभिनव काव्य का कि, है ना, और 64 में क्या हो गया, अभिनव काव्य को एक नया नाम दे दिया गया, एंट्री पोएट्री, यानी कि आ कविता, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया कि 1965 की बात आ जाती है। 1965 में क्या होता है, श्याम परमार ने आ कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया और श्याम परमार ही आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा क्या हो गया कि 63 में क्या किया गया कि 63 में अभिनव काव्य की, है ना, एक दावा किया गया स्थापना का। 64 में क्या होता है कि इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति को क्या किया गया, अभिनव काव्य को क्या किया गया, एंट्री पोएट्री आ कविता दिया गया। और 65 में क्या हो गया, बता रहे हैं कि 65 में आ कविता की भरमार हो गई। भरमार माने श्याम परमार ने क्या किया, आ कविता पत्रिका का प्रवर्तन कर दिया और भरमार हो गई और क्या हो गए, आ कविता के प्रवर्तक बन गए। भरमार कविता, भरमार माने श्याम परमार क्या हो गए, आ कविता के प्रवर्तक हो गए और आ कविता की एकदम बिल्कुल भरमार से हो गई। दिमाग में रखिएगा, भरमार माने परमार, ठीक है। 65 में परमार, 65 में परमार, ठीक है ना। इन्हीं की 1965 में श्याम परमार ने आ कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया और श्याम परमार ही आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। चलिए अब आगे श्याम परमार ने क्या किया कि आ कविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए यह है अंतर्विरोधों का अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वेकता की द्योतक, है ना। ये बातें इन्होंने कही। तो देखिए श्याम परमार ने क्या किया, भरमार कर दिया। और भरमार किया किसकी, आ कविता की, आ कविता की भरमार कर दिया, निषेध कर दिया। किसका निषेध किया, एक तो देखिए इन्होंने 3 बातें कही, अन्वेषक, अंतर्विरोध के अन्वेषक, दूसरा शोधक और तीसरा द्योतक। 3 बातें इन्होंने कही है श्याम परमार में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ये पंक्ति में आ जाए और पूछ ले किसने कहा है तो दिमाग में रख लीजिएगा कि श्याम परमार ने कहा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निधेश, क्या हो गया, निधेश शीर्षक से प्रकाशित कराया। तो जगदीश निधेश, जगदीश 73 में निषेध, है ना, शीर्षक से प्रकाशित करवाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बात आ गई आस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 के माध्यम से की। तो कभी कभी ये प्रश्न बन जाता कि आस्वीकृत कविता के, है ना, संस्थापक कौन थे। तो आस्वीकृत कविता के स्थापना किसने की, श्री राम शुक्ल ने की। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो आपने देखा ना कि सीता जी को एक बार श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था, आस्वीकृत कर दिया था, ठीक है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, आस्वीकृत कविता श्री राम, आस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, ठीक है ना। तो एक बार आस्वीकृत की घटना आप देखें ना, आस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, ठीक है ना। और ये भी आप कह सकते हैं कि श्री राम शुक्ल क्या करते हैं, आस्वीकृत कविता को गाते हैं, ठीक है ना। जो कविता आस्वीकृत है उसे श्री राम शुक्ल गाते हैं, ठीक है। चलिए आगे है बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई और इसके जो प्रवर्तक थे जैक कैरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग थे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बीट जनरेशन 52 अमेरिका, है ना, कैरुआन और एलन, कैरुआक एलन जनरेशन, ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और गिन्सबर्ग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है हाउल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया और हिंदी में बीट पीढ़ी का जो प्रवर्तक है वो राजकमल चौधरी को माना जाता है। तो देखिए दिमाग रखेंगे, हिंदी में बीट फार बंगाल, है ना, यानी कि बीट पीढ़ी बंगाल की पीढ़ी, भूखी पीढ़ी, है ना। तो बीट पीढ़ी बंगाल की पीढ़ी भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया है और बीट का प्रवर्तन कौन किया है, राजकमल चौधरी, ठीक है ना। दिमाग में रख लीजिएगा कि राजकमल क्या कर रहे हैं, सबको क्या रहे, सभी पीढ़ियों को बीट करते रहे, ठीक है ना।
तो राजकमल चौधरी बीट पीढ़ी ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं उत्साहवादी कविता का आंदोलन प्रवर्तन किसने किया? सलभ श्री राम सिंह ने किया है। तो ठीक है ना, 1965 में किया है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, उत्साह पत्रिका से किया है। तो देखिए उत्साहवादी कौन है? बोले सलभ है ना। उत्साह क्या होती? बड़ी सुलभ है, सलभ है कौन? बोले उत्साहवादी यानी कि सलभ सिंह ने किया। ठीक है, चलिए आगे है नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तन नवल किशोर ने किया। तो देखिए नव प्रगति नव प्रगतिशील नवल किशोर है ना। नव प्रगतिशील कविता कौन करते हैं? बोले नवल किशोर करते हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो एक बार फिर यहाँ से मोटा मोटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। आ कविता की बात करें तो आ कविता की भरमार है, भरमार माने श्याम परमार ने किया। कब किया? 65 में किया। ठीक है ना। आसुकृत की बात करें, आसुकृत कविता कौन करता है? बोले श्री राम शुक्ल आसुकृत कविता करते हैं। बीट जनरेशन की बात करते हैं, अमेरिका में हुई तो कैरुआक एवं एलन ने किया। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी कौन? राजकमल चौधरी। तो बीट पीढ़ी राजकमल चौधरी। उत्साह सलभ श्रीवास्तव है, कहीं कहीं मिलता है कि सलभ श्री राम सिंह मिलते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कौन? बोले उत्साहवादी सलभ। ठीक है ना। नव प्रगतिशील कविता नवल किशोर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। आगे आप देख पा रहे हैं 1968 में डॉक्टर रणजीत सिंह ने क्या किया कि 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से किया। अब प्रतिश्रुत पीढ़ी किसकी है? रणजीत की है। तो देखिए है ना, कोई व्यक्ति जो है रण में जीतता है ना, 68 जीत उसकी हुई है और उसकी प्रति हम लोग सुने हैं। प्रतिश्रुत पीढ़ी रणजीत की है ना, प्रतिश्रुत पीढ़ी रणजीत की। आगे है आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मदानी। ठीक है ना। तो आज की कविता क्या है? बोले आज की कविता में हरीश मदानी आज की कविता हरीश मदानी है ना। तो आज की कविता पढ़ के क्या होता है? व्यक्ति मदा जाता है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा हरीश मदानी। ठीक। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तक परमानंद श्रीवास्तव है। तो वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता क्या करती है? परम आनंद देती है। वाम की कविता हो या प्रतिबद्ध कविता हो, बड़ा आनंद देती है, परम आनंद देती है, परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, आगे हैं सनातन सूर्योदय है ना। आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन ने किया, भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। ठीक है ना। अब सनातन कौन है? बोले सनातन सूर्योदय वीरेंद्र। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं सन 1967 ईस्वी में रविंद्र भरमर द्वारा सहज कविता का प्रवर्तन किसने किया? रविंद्र भरमर सहज। भरमर क्या है? बोले रविंद्र भरमर सहज हैं, और इतने सहज हैं कि क्या आप देख सकते हैं 6-7 है ना। 6-7 कविता जब कहो तब सुना देंगे। 6-7 यानी 1967 में है ना, सहज कविता। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं संचेतना पत्रिका की बात करें तो जून 1973 में विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, और संचेतना के तत्कालीन जो संपादक थे डॉक्टर महिप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। तो ठीक है, संचेतन कौन है? संचेतना तो देख लीजिए डॉक्टर महिप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कि सांप्रतिक कविता आंदोलन श्याम नारायण है ना। तो सांप्रतिक की बात करें, सांप्रतिक श्याम नारायण। ठीक है। निदर्श्यामी कविता सत्यदेव राजहंस। निदर्श्यामी सत्यदेव राजहंस। ठीक है। ताजी कविता बच्ची लक्ष्मीकांत है ना। तो भैया ताजी कविता करें, लक्ष्मी दो ताजी कविता लो है ना। लक्ष्मी दो ताजी कविता लो, यानी कि ताजी कविता कौन करेगा? लक्ष्मीकांत वर्मा। टटकी कविता राम बच्चन। तो राम बच्चन राय की टटकी कविता किसकी है? राम बच्चन राय की। ठीक है। समकालीन कविता की बात करें तो समकालीन कविता आंदोलन का प्रारंभ डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने किया है। तो समकालीन विशंबरनाथ। समकालीन कविता कौन करेंगे? विशंबरनाथ उपाध्याय। ठीक है ना। अब आगे 1976 में इन्होंने क्या किया था? अपनी पुस्तक में समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। अब आगे है कैप्सूल या सूत्र कविता। तो कैप्सूल या सूत्र कविता की बात करें तो इस आंदोलन का प्रवर्तन जो है डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किया है। ठीक है ना। तो देखिए कैप्सूल या सूत्र कविता कौन? ओमकार नाथ त्रिपाठी। तो कैप्सूल क्या है? ओम कई बार आप कर दीजिए, वही कैप्सूल है।
ओम ओम कर लीजिए। तो वो क्या है, ओम ओम कैप्सूल है और ओम ओम एक सूत्र भी है ना। तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए, तमाम प्रकार के साधना के लिए ओम ओम किया जाता है। तो बस ओम क्या है, एक कैप्सूल है, एक सूत्र है, ऐसा दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ओम फॉर ओमकारनाथ त्रिपाठी, और एक कैप्सूल है, एक सूत्र है, यानी कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन इन्होंने, है ना, प्रवर्तन। इन सभी कविता के आंदोलनों को एक बार अवसर रूप में देख लें। बात करें रणजीत प्रस्तुत पीढ़ी की, प्रस्तुत पीढ़ी रणजीत की। आज की कविता हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिपद कविता परमानंद श्रीवास्तव। सनातन सूर्योदय कविता रविंद्र कुमार, ठीक है ना। सहज कविता बात करें रविंद्र वर्मा सहज कविता। संचिंतना महेप सिंह और नरेंद्र मोहन। सांप्रतिक कविता श्याम नारायण। निदर्श्यामी कविता सत्यदेव राजहंस, निदर्श्यामी सत्यदेव। ताजी कविता लक्ष्मीदेव, ताजी कविता लक्ष्मीकांत। टटकी कविता राम बच्चन की टटकी कविता। समकालीन कविता विशंबरनाथ समकालीन कविता, है ना। और आप एक देख पा रहे हैं कैप्सूल, है ना, कैप्सूल या सूत्र कविता ओमकारनाथ, कैप्सूल या, है ना, कैप्सूल या सूत्र कविता ओमकारनाथ त्रिपाठी। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी जो महत्वपूर्ण कवि, उनकी रचना और कविता आंदोलन और उसके प्रवर्तक को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।